Welcome to Magical Fairy Stories. Get ready for a magical ride. एक जमाने की बात है। नीले समंदर की गहराइयों में एक समंदरी मलका अपनी 3 जलपरी बेटियों के साथ रहती थी। मलका के शौहर समंदरी बादशाह एक बड़ी लड़ाई में शहीद हो गए थे। उनके बाद ये खानदान एक छोटी सी मरजान की झोपड़ी में रहने लगा। अपनी जिंदगी गुजारने के लिए वो एक जादुई समंदरी गाय पालते थे और साथ ही एक छोटा सा काई और समंदरी घास का बाग संभालते थे। एक सुबह बड़ी जलपरी ने देखा कि उनके बाग की कुछ सुनहरी काई गायब है। उसने फौरन अपनी माँ को बताया और कहा, अम्मी, आज रात मैं अपना मोतियों का कंबल लपेटकर बाग की निगरानी करूंगी ताकि चोर को पकड़ सकूं। मलका ने बेटी की बात मान ली। रात हुई तो वो जलपरी नर्म मोतियों वाला कंबल ओढ़कर काई के बाग के एक कोने में छुप गई। पानी की लहरें हल्की हल्की मध्यम रोशनी के साथ रक्स कर रही थीं। कुछ ही देर में अचानक अंधेरों में से एक बहुत बड़ा समंदरी देव बाग में दाखिल हुआ। वो अपनी सदफी छुरी से सुनहरी काई काटने लगा और उन्हें अपने गहरे खौल के टोकरे में भरने लगा। शाहजादी जलपरी ये देखकर हैरान तो हुई, मगर हिम्मत करके आगे बढ़ गई। वो समंदरी देव के सामने तैरती हुई जा खड़ी हुई और अपनी दुम के परों को झटक कर बोली, तुम मेरी माँ के बाग की काई क्यों चुरा रहे हो? समंदरी देव ने जलपरी शहजादी की तरफ बमुश्किल देखा। चुप रहो, वरना तुम्हें भी उठाकर साथ ले जाऊंगा, उसने खौफनाक घर्राहट के साथ कहा और अपनी सदफी छुरी से सुनहरी काई काटने लगा। कुछ ही देर में उसका गोल घोंगे का टोकरा तकरीबन भर गया। मैंने तुमसे सवाल किया था, समंदरी चोर, शहजादी ने जोर से कहा, तुम हमारी माँ की कीमती काई क्यों चुरा रहे हो? देव ने एक बार फिर गर्राया और फिर बिजली की सी तेजी से आगे बढ़ा। उसने शहजादी को अपनी चतानी बाजू से जकड़कर उसे भी अपने टोकरे में फेंक दिया। शहजादी समंदरी काई के दरमियान दब गई। दुम के परों से छुटकारा पाने की कोशिश करती रही, मगर बेसूद। देव अपनी भारी टोकरी और कैद शहजादी के साथ तेज तैरता हुआ अपने गहरे गार के महल की तरफ निकल गया। गार पहुंचकर उसने सारी सुनहरी काई जमीन पर बखेर दी। उनके साथ ही घबराई हुई शहजादी जलपरी भी बाहर कर गिर गई। शहजादी कुछ बोल भी न पाई कि देव उसकी आंखों में समंदरी अंगारों की तरह घूरने लगा और भारी आवाज में बोला, ये है वो काम जो तुम्हें करना होगा। तुमने हमारी समंदरी गाय का दूध दोहना है और उसे खून की लहरों वाले टीले पर ले जाना है। फिर तुमने गहरे पानी के झाग से बनी ओन को लेना है, उसे धोना है, फिर मूंगे की बारीक कंगियों से सवारना है और आखिर में उसे बुनकर समंदरी कपड़ा तैयार करना है। अगर नाकाम रहें तो तुम्हारे लिए अंजाम बहुत हौलनाक होगा। जलपरी, ये खौफ था या देव का कोई जादू, कोई नहीं जानता, मगर जैसे ही वो गार्ड से निकला, शहजादी जलपरी ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उसे हुक्म मिला था। उसने बूढ़ी समंदरी गाय का दूध दोहा और उसे खून की लहरों वाले टीले पर ले गई। फिर वो वापस आकर देव के मोतियों से सजे हॉल में पहुंची। भूख की शिद्दत से बेहाल थी, इसलिए उसने एक सदफ की हांडी आग की जगह आतिश फिशानी दराड़ की गर्मी पर रखी और अपने लिए चमकती काई का दिलिया बनाया। जैसे ही वो सदफी कटोरा भरकर खाने बैठी, अचानक हैरान रह गई। चारों तरफ से सुनहरी बालों वाले नन्हे समंदरी बोने, सी स्प्राइट्स इमिड आए और सब एक ही आवाज में उससे खाने की भीख मांगने लगे। शहजादी ने कहकहा लगाते हुए उनका मजाक उड़ाया, एक के लिए तो थोड़ा है, 2 के लिए और भी कम। तुम्हारे लिए तो समंदर की झाग का एक कतरा भी नहीं। नन्हे सुनहरी बालों वाले समंदरी बोने एकदम झुमाके से गायब हो गए और जलपरी शहजादी ने सुकून से अपना सदफी कटोरे वाला दलिया खा लिया। मगर जब वो झाग की ऊन का काम करने बैठी तो उसे जल्द ही अंदाजा हो गया कि ये उसके बस की बात नहीं। जितना भी वो समंदरी ऊन को धोने, संवारने और बुनने की कोशिश करती,
देव का हुक्म पूरा ना हो पाता। जब समंदरी देव अपने गहरे गार में वापस आया और देखा कि जलपरी ने उसकी हिदायत के मुताबिक काम नहीं किया, तो वो गुस्से से समंदर को दहलाने लगा। एक जोरदार धाड़ के साथ उसने शहजादी को उठाया और उसे गार की छत में बने मरजान के ढेरों में जा फेंका, जहां समंदरी परिंदे शोर मचा रहे थे। इधर मलका जलपरी की मरजान झोंपड़ी में सब ये सोच रहे थे कि बड़ी बेटी पर क्या आफत टूटी है। आखिरकार ये तय पाया कि इस रात दूसरी जलपरी बेटी बाघ की निगरानी करेगी। यूं वो अपना सदफ का छोटा चराग लेकर काई के ढेर के पास जा बैठी। मुख्तसर ये कि बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा पहली बार। समंदरी देव धड़ाम से लहरों को चीरता हुआ बाग में दाखिल हुआ। सुनहरी काई काटने लगा। दूसरी जलपरी शहजादी ये देखकर हैरान हुई और मगर हिम्मत करके वो समंदरी देव के सामने तैरती हुई जा खड़ी हुई और अपनी दुम के परों को झटक कर बोली, तुम मेरी माँ के बाग की काई क्यों चुरा रहे हो? देव घर्राया और फिर बिजली की सी तेजी से जलपरी शहजादी को भी अपनी घूंघे के खौल वाली टोकरी में फेंककर अंधेरों में अपने गार की तरफ निकल गया। समंदरी देव के गहरे गार के हॉल में दूसरी जलपरी बेटी को भी वही हुक्म दिया गया कि वो समंदरी गाय का दूध दोहे। उसने ऐसा ही किया, मगर जब झांकी के काम पर लगने से पहले उसने एक बार फिर अपनी भूख मिटाने को सदफ की हांडी में समंदरी घास का दलिया बनाया और खाने बैठी, तो अचानक वही नन्हे सुनहरी बालों वाले समंदरी बोने नमूदार हो गए। वो एक साथ गुनगुनाने लगे और उससे खाने की भीख मांगने लगे। मगर ये बेरहम शहजादी जलपरी भी हंसकर बोली, मेरे लिए कम, दूसरों के लिए और भी कम। तुम्हारे लिए तो झाग का एक कतरा भी नहीं। नन्हे सुनहरी बालों वाले समंदरी बोने एकदम झुमाके से गायब हो गए। नतीजा ये हुआ, किसी समंदरी जादू के बायस वो ऊन का काम कर ही न सकी। जब देव गार में वापस आया और ये देखा तो वो गजबनाक हो गया। उसने दूसरी जलपरी को भी जबरदस्ती उठाया और पहली बहन के पास जा फेंका, जहां वो दोनों मरजान की छत में बसी चट्टानों के बीच कैद हो गईं और शोर मचाते नमकीन परिंदों के बीच न नीचे उतर सके न कुछ कह सकें। यूं अब मलका के पास सिर्फ एक बेटी बाकी रह गई, सबसे छोटी, जो सबसे नेक दिल और सबसे बहादुर थी। छोटी जलपरी ने माँ से कहा, अम्मी, आज रात मैं बाघ की निगरानी करूंगी ताकि जान सकूं मेरी बहनों के साथ क्या हुआ। पहले तो मलका ने इनकार किया, मगर आखिरकार बेटी की जिद के आगे झुक गई। रात ढल गई। सबसे छोटी जलपरी काई के बाग के पास बैठी थी कि अचानक समंदर के अंधेरों को चीरता हुआ देव नमूदार हुआ। उसके हाथ में एक खाली घूंगे का टोकरा और एक चमकता सदफी खंजर था। शब बखैर देव साहब, जलपरी ने मुअद्दबाना कहा, अब मुझे ये तो बताओ कि तुम हमारी माँ की सुनहरी काई क्यों चुरा रहे हो? देव ने कोई जवाब न दिया। छोटी जलपरी ने पुरसुकून लहजे में दोबारा सवाल दोहराया। फिर देव गुस्से से बिफर गया। जब उसने टोकरी भर ली तो एक झटके से छोटी जलपरी को भी एक बाजू से पकड़कर सुनहरी काई के साथ अपनी घूंगे की टोकरी में फेंक दिया। कुछ देर बाद जब समंदरी देव अपने गार के हॉल में वापस आया तो उसने छोटी जलपरी शहजादी को रिहा किया और उसे वही हिदायत दी जो उसने उसकी बहनों को दी थीं। छोटी जलपरी ने खामोशी से पूरी तवज्जो के साथ उसकी बात सुनी और अदब से अपना सर झुका दिया। देव घर्रा कर बाहर निकल गया और यूं सबसे छोटी बेटी ने काम शुरू किया। उसने समंदरी गाय का दूध दुहा और उसे मरजान की चरागाहों वाले सुर्ख टीलों तक ले गई। फिर वापस आकर भूख से निढाल थी, इसलिए उसने एक सदफ की हांडी में मोती दानों का दलिया पकाया ताकि अपने पेट को गरमा सके। अभी उसने दलिया मोतियों के कटोरे में डाला ही था कि अचानक वही नन्हे सुनहरी बालों वाले समंदरी बौने झुंड के झुंड लहरों में से निकल आए। हर एक उससे दलिया मांगने लगा,
छोटी जलपरी ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें जरूर दूंगी, लेकिन शर्त ये है कि हर कोई अपना बर्तन साथ लाए। ये सुनकर नन्हे बोने खुशी से चहचहाते हुए इधर उधर गए और जल्द ही वापस आ गए। किसी के हाथ में टूटा सदफ था, किसी के हाथ में चिकनी पत्थरी, तो किसी के पास नमकीन घास की छोटी टोकरी। यूं सबको दलिया में से कुछ न कुछ मिल गया। जब सब नन्हे बौने खा पी कर लहरों में गायब हो गए तो एक ही बचा, एक नन्हा सा सुनहरी बालों वाला समंदरी बौना। वो मुस्कुराते हुए शहजादी के करीब आया और बोला, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई काम है? छोटी जलपरी ने नरमी से जवाब दिया, मेरे पास तो बहुत सा काम है नन्हे दोस्त, मगर अफसोस कि मैं तुम्हें उसका मुआवजा नहीं दे सकती। लड़के ने हंसते हुए कंधे उचका दिए और बोला, कोई बात नहीं, मेरा मुआवजा बस ये है कि तुम मेरा नाम बता सको। शहजादी ने सोचा, ये तो बहुत आसान शर्त है। उसने फौरन ऊन की गठरी उसे दे दी। नन्हा लड़का खिलखिलाकर हंसा और ऊन लेकर समंदरी दरवाजे से बाहर गया। अभी अंधेरा समंदर पर छा रहा था कि अचानक गार के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। छोटी जलपरी ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़ी समंदरी जलपरी खड़ी थी, जिसके सफेद बाल पानी में बादलों की तरह बिखरे हुए थे। मुआफ करना बेटी, उसने कहा, मैं एक बूढ़ी और थकी हारी हूँ, लहरों के सफर से आई हूँ। क्या तुम मुझे रात गुजारने के लिए पनाह दे सकती हो? शहजादी ने अफसोस से जवाब दिया, काश मैं ऐसा कर पाती, मगर ये गार मेरी नहीं है, इसलिए रहने की इजाजत नहीं दे सकती। लेकिन ये लो, अपने सफर के लिए कुछ खाने का सामान। ये कहकर उसने बूढ़ी जलपरी को एक टुकड़ा नमकीन रोटी और सदफ में रखा पनीर दे दिया। बूढ़ी जलपरी ने शहजादी का शुक्रिया अदा किया और मुड़कर लहरों में कहीं और पनाह ढूंढने के लिए तैरने लगी। रात में जाने से पहले क्या तुम्हें करीबी मिर्जानी जजीरों की कोई खबर है? जलपरी शहजादी ने बेचैनी से पूछा कि शायद अपनी माँ की खैरियत का कुछ सुराख मिल जाए। नहीं, कोई खबर नहीं, बस इतना कि ये रात सर्द गुजरने वाली है। ये कहकर वो बूढ़ी जलपरी आगे बढ़ गई। अब देव के गार के बाहर एक गहरे पानी का मिर्जानी टीला था। बूढ़ी जलपरी उस टीले तक जा पहुंची और उसकी ओट में बैठ गई। हैरत की बात ये थी कि वहां गैर मामूली गर्मी और सुकून था। उसने अपना समंदरी घास का शाल हड्डियों जैसे कंधों के गिर्द लपेटा और रात गुजारने की तैयारी की। अभी वो ठीक से बैठी ही थी कि टीले के अंदर से एक मध्यम मगर खुशी भरा गीत गूंजने लगा। छीलो छीलने वालों छीलो, कंघी करो कंघी करो, कंघी करने वालों कंघी करो, काटो काटने वालों काटो, क्योंकि पीरी फुल है मेरा नाम। बूढ़ी औरत ने चौंक कर देखा। मिर्जानी टीले की एक दरार से नीली रोशनी छिनकर बाहर आ रही थी। वो करीब गई और अंदर झांक कर देखा तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। अंदर बेशुमार नन्हे समंदरी बोने लगातार काम कर रहे थे। कोई झाग की ऊन धो रहा था, कोई उसे सीपियों की कंघी से सवार रहा था और पीछे कतार में बैठी मिर्जानी औरतें अपनी सदफी चरखियों पर औन को काट रही थीं। चरखियों के घूमने से पूरा टीला मधम मधम गुंगुना रहा था। उन सबके दरमियान वही सुनहरी बालों वाला नन्हा समंदरी लड़का दौड़ रहा था और खुशी खुशी अपना गीत दोहरा रहा था। पीरी फुल है मेरा नाम। बूढ़ी जलपरी ने सोचा, ये तो ऐसी खबर है जो एक रात की पनाह के काबिल है। चुनाचे वो जल्दी जल्दी मिर्जानी टीले से नीचे उतरी और देव के गार के दरवाजे पर जाकर जोर से दस्तक दी। जब छोटी जलपरी ने दरवाजा खोला तो बूढ़ी जलपरी ने जो कुछ देखा था अपनी जबान में उसे सुना डाला। शहजादी खुशी से तालियां बजाने लगी और उसने बूढ़ी औरत को एक गरम और खुश्क सीपियों से बना कमरा दिया ताकि वो वहां रात गुजार सके। फिर वो खुद हाल में वापस आई और बार बार दिल ही दिल में दोहराया, पीरी फुल। अगली सुबह ठंडी मगर रोशन लहरों के साथ तुलू हुई। छोटी जलपरी शहजादी ने अभी आतिशफिशानी दराड़ की हरारत से हांडी गरम करने का काम खत्म ही किया था
کہ وہی سنہری بالوں والا ننھا لڑکا حاضر ہوا، اپنے ہاتھ میں مکمل بنا ہوا سمندری کپڑا لیے ہوئے۔ بہت شکریہ میرے دوست، چھوٹی جلپری شہزادی نے کہا، تم نے واقعی نہایت خوبصورت سمندری کپڑا بنایا ہے، لیکن اتنی جلدی نہیں۔ ننھا سنہری بالوں والا سمندری لڑکا بولا، پہلے تمہیں میرا نام بتانا ہوگا۔ شہزادی نے حیرت اور پھر پریشانی کا ڈرامہ کیا۔ ٹھیک ہے، اس نے گہری سوچ کا بہانہ کرتے ہوئے کہا، تمہارا نام ہے توری بوئی۔ نہیں، ننھا لڑکا خوشی سے چیخا، تو پھر تمہارا نام ہے بوبو پاؤ۔ اس نے دوسرا اندازہ لگایا۔ نہیں نہیں نہیں، وہ سمندری جھاگ اڑاتے ہوئے چلایا اور موتیوں کے فرش پر خوشی سے ناچنے لگا۔ تو پھر کیا تمہارا نام پیری فل ہے؟ شہزادی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پیری فل کا چہرہ سمندری آگ کی طرح سرخ ہو گیا۔ وہ غصے سے چیخا اور غصے میں پانی کی دھند بن کر غائب ہو گیا، جبکہ جلپری شہزادی کے کہکہے غار میں گونجتے رہے۔ گھر کو واپس جاتے ہوئے دیو کی ملاقات کئی ننھے سنہری بالوں والے سمندری بونوں سے ہوئی۔ کچھ کی آنکھیں تھکن سے گالوں پر جھکائی تھیں، کچھ کی زبانیں سینے تک لٹک رہی تھیں۔ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ سمندری دیو نے حیرت سے پوچھا۔ ایک ننھے نے جواب دیا، ہم تجھے بتاتے ہیں، ہمیں نیند نے چور کر دیا ہے، کیونکہ ہم نے رات بھر محنت کی ہے تاکہ اتنا شاندار کپڑا تیار کر سکیں۔ یہ سن کر دیو زور سے ہنس پڑا۔ اسے فوراً سمجھ آ گیا کہ چھوٹی جلپری شہزادی نے کس طرح اپنی عقل اور نرمی سے ان بیچارے بونوں کو مات دے دی ہے۔ اور جب دیو اپنے غار میں واپس پہنچا تو شہزادی نے اسے خوبصورت سمندری کپڑوں کے کئی رول پیش کیے جو موتیوں کی طرح دمک رہے تھے۔ دیو بے حد خوش ہوا اور اس دن کے بعد سے چھوٹی جلپری شہزادی کے ساتھ نہایت محبت اور نرمی سے پیش آنے لگا۔ اگلے دن جب سمندری دیو اپنے غار سے باہر گیا تو چھوٹی جلپری شہزادی نے اپنی دونوں بہنوں کو دیکھا جو اب بھی مرجان کی چھت کی بیموں میں سمندری پرندوں کے درمیان قید تھیں۔ شہزادی نے بڑی بہن کو نیچے اتارا اور اسے سمجھایا۔ پھر اس نے دیو کی بھاری گھونگے کے خول والی ٹوکری میں جتنا زیادہ قیمتی سامان سما سکتا تھا بھر دیا۔ چمکتے موتی، سرخ مرجان کے ٹکڑے اور نیلی صدفی مالائیں، اور اپنی بڑی بہن کو بھی اس میں بٹھا دیا۔ ان سب کے اوپر اس نے تازہ کاٹی ہوئی سمندری گھاس ڈال دی تاکہ دیو کو کچھ پتہ نہ چل سکے۔ جب دیو واپس آیا تو شہزادی نے مؤدبانہ کہا، مجھے اپنی ماں کی فکر ہے، اگر آپ یہ ٹوکری دروازے کے پاس ہی اس تک پہنچا دیں تو کم از کم اس کی سمندری گائے کو چارہ مل جائے گا۔ دیو، جو اب بھی شہزادی کے بنے ہوئے خوبصورت سمندری کپڑوں سے خوش اور نرم دل ہو رہا تھا، فوراً راضی ہو گیا۔ اس نے بھاری ٹوکری اپنی پیٹھ پر لادی اور لہروں کو چیرتا ہوا نکل گیا۔ جب وہ واپس آیا تو شہزادی نے اس سے پوچھا، میری ماں کیسی ہے؟ دیو نے گرجدار آواز میں جواب دیا، وہ خیریت سے ہے۔ چھوٹی جلپری نے کہا، لیکن میں ایک اور بار اسے سمندری گھاس بھیجوں گی۔ یہ تو صاف ظاہر ہے کہ ہمارے جزیرے کی ہری بھری گھاس ماں کے غریب باڑے کے قریب اگنے والی پیلی اور چھوٹی گھاس سے کہیں بہتر ہے۔ سمندری دیو نے غرا کر کہا، یہ گھاس کب تک تیار ہوگی؟ چھوٹی جلپری شہزادی نے نرمی سے جواب دیا، کل صبح سویرے، مگر چونکہ سورج نکلتے ہی مجھے موتی کی پہاڑی پر جانا ہوگا، میں ٹوکری دروازے کے پاس چھوڑ جاؤں گی۔ دیو نے کھڑکی کے پاس لگے چمکتے صدفی کپڑوں کی طرف دیکھا اور بنا سوال کیے راضی ہو گیا۔ اگلی صبح چھوٹی جلپری نے اپنی دوسری بہن کو ٹوکری میں گہرائی میں چھپا دیا اور پھر خود بھی اس کے ساتھ جا بیٹھی۔ دونوں نے اوپر سے تازہ کاٹی ہوئی سمندری گھاس ڈال کر خود کو ڈھانپ لیا۔ جب دیو اپنی زوردار سیپی جیسے خراٹوں سے جاگا، اس نے دروازے کے پاس رکھی بھاری ٹوکری کو دیکھا۔ فوراً پچھلی رات کی بات یاد آئی اور وہ اسے اپنی کمر پر لاد کر لہروں کو چیرتا ہوا چل پڑا۔ جب وہ ملکہ کے سمندری مکان کے قریب پہنچا تو اس نے پوچھا، یہ گھاس کہاں انڈیلنی ہے؟ ملکہ نے شاطرانہ مسکراہٹ کے ساتھ باہر کی طرف اشارہ کیا۔
जहां पहले ही उसने और बड़ी बेटी ने जाल बुने थे। जैसे ही देव करीब आया, अचानक वो जाल हरकत में आ गए। ये जाल आम नहीं थे, वो जहरीले कांटेदार मूंगों और बर्फी बगोलों से बने थे। जैसे ही देव जाल में उलझा, नन्हे पीले बालों वाले लोग भी नमूदार हो गए और उस पर अपने छोटे छोटे खंजर और नेज़े बरसाने लगे। देव दिहाड़ता रहा, मगर समंदर के जाल और जादुई बगोले उसके जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता पत्थर बनाते गए, यहाँ तक कि वो एक बड़ी पथरीली चट्टान में बदल गया। आज तक वो चट्टान मलका के मकान के करीब समंदर के फर्श पर मौजूद है। टोकरी में छुपी दोनों बहनें बाहर निकल आईं और खुशी खुशी अपनी माँ और बड़ी बहन से जा मिलें। तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया और समंदर की लहरें उनकी हंसी को अपने साथ दूर तक ले गईं।